हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें ढेर सारी प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा आज आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको ज्योमेट्रिकली हम रीड करते हैं। जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे समझते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, तो क्या लिखा हुआ है, कैसे हम उसे रीड करें और कैसे हम उसका यूज करें और फिर लिखें भी कैसे। अगर नए तरीके से हमें लिखना हो, खुद से लिखना हो आर्गुमेंट के फॉर्म में, कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन हमें लिखनी हो तो भी हम लिख सकें। कुल मिला कहने का मतलब कि आज हम लोग पूरा फील करेंगे किस तरह से हम आर्गुमेंट को लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, यूज करते हैं, सब कुछ। ठीक है, और साथ साथ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब की तो प्रॉपर्टीज हमें सीखनी ही है। साथ साथ इनइक्वालिटीज जो है इसके अंदर, लेस ग्रेटर से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताता हूं कि आखिर इसका यूज कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, इसको हमने ओरिजिन से मिलाया, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल थीटा जरूर मिल जाएगा। भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, ये वास्तव में एक पॉइंट दिया होता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाएंगे और पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखेंगे। ठीक है, इसी एंगल को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ तो जाहिर सी बात है उसका ये मैग्नीट्यूड, ये r बराबर हम मॉड z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड z न लिख करके मैंने r लिख दिया है। r जनरली लिखा भी जाता है इस तरह समझाने के लिए। तो कोई पॉइंट z दिया हुआ है तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा और उसका आर्गुमेंट भी फिक्स होगा। ठीक है, तो r और थीटा के फॉर्म में अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, अगर ये r और थीटा हमें पता है तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, r cos थीटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है r sin थीटा। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में हमने देखा भी था। तो z बराबर r cos थीटा और प्लस i इंटू r sin थीटा, ऐसे हम लोग z, किसी भी z को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी z दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका r पता चल जाएगा, r मतलब मैग्नीट्यूड, r पता चल जाएगा और उसका आर्गुमेंट पता चल जाएगा। आर्गुमेंट कैसे पता चलता है इसके बारे में तुम लोगों को बता चुका हूं पिछली क्लास में, है ना। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, उसका r और ये थीटा हमें पता चल जा रहा है, तो हम उस z को कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। ठीक है, और जब r कॉमन ले लोगे तो r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाता है, और इसको r इंटू e पावर i थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा है, इसको e की पावर i थीटा लिख सकते हैं, और इससे आज मुझे बहुत कुछ समझाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो e की पावर i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। इसका यूज मुझे आज करना है, इसीलिए मैं इस तरह समझा रहा हूं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो, z बराबर r इंटू ई टू द पावर i थीटा। जब भी तुम ऐसा लिखा हुआ पाना, z बराबर r इंटू ई की पावर i थीटा, तुरंत समझ लेना कि वो वास्तव में z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हुआ है। और थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है, और r क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे हम z बराबर लिख दें 5 इंटू ई टू द पावर i पाई बाई 6। ठीक है, तो तुरंत समझ लेना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं r भी कह सकता हूं, मॉड z भी कह सकता हूं, ये 5 के बराबर है, और इसका जो थीटा है, ये आर्ग्यूमेंट वो पाई बाई 6 के बराबर है। ठीक है, और तुम इसी को लिख सकते हो z बराबर 5 इंटू कॉस पाई बाई 6 और प्लस i साइन पाई बाई 6। तुरंत ये चीज समझ लेना अपनी तरफ से। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा मैं लिखूं, ऐसा हम लोग के सामने आए, तो तुरंत इसका मतलब ये समझना है और हमें तुरंत जान लेना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है और इसका आर्गुमेंट कितना है। ठीक है, तो जब भी z बराबर r इंटू ई की पावर i थीटा मिलेगा, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो चलो इसकी नॉलेज होने के बाद अब मैं इसका कैसे यूज करूंगा। देखो, अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का आर्गुमेंट थीटा 1 है। ठीक है, आर्गुमेंट z1 बराबर थीटा 1, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का आर्गुमेंट थीटा 1 है, और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का आर्गुमेंट थीटा 2 है। जब मैं ए आर जी ऐसे करके लिख दूंगा तो सिर्फ तुम्हें एंगल से मतलब है। जैसे अगर मैं ऐसा कर के दे दूं और ये जो है मैं दे देता हूं पाई बाई 3, लेट सपोज दैट ये पाई बाई 3 दिया हुआ है,
और ये z है, ठीक है। तो z बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, z बराबर मैं लिख सकता हूं r इंटू ई टू द पावर i पाई बाई 3, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट z बराबर पाई बाई 3। जब मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा तो सिर्फ इस एंगल की बात होगी, ठीक है। इस r को हम भूल जाएंगे तुरंत। उस समय हम जब आर्ग्यूमेंट z कहेंगे तो तुरंत हम सिर्फ एंगल को देखेंगे और हमें कुछ नहीं देखना है। तो अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो θ1 है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का आर्ग्यूमेंट θ2 है, मतलब ये θ1 है ये θ2 है, तो हम इस z1 को r1 इंटू ई की पावर i θ1 लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r2 इंटू ई की पावर i θ2 लिख सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ध्यान दो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर r1 इंटू ई की पावर i θ1 है और z2 बराबर r2 इंटू ई टू द पावर i θ2 है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या होता है, r1 r2 आ गया, ठीक है, r1 और r2 मल्टीप्लाई हो गया और e टू द पावर क्या आ जाएगा, i इंटू θ1 प्लस θ2। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि e टू द पावर में लिखा हुआ है, e की पावर में लिखा हुआ है ना, तो दो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। नीचे e सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो θ1 और θ2 है ना, ये आर्गुमेंट्स ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर z1 z2 बराबर ये आ गया, तो मतलब z1 z2 का जो आर्गुमेंट है वो θ1 प्लस θ2 हो जाता है। मैं इस प्रूफ के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली तुम्हें नहीं बताना चाहता हूं कि आर्गुमेंट z1 z2 बराबर आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं। कैसे? मैंने सबसे पहले यह बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को r इंटू ई टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं, इसलिए बताया ताकि मैं जब मल्टीप्लाई करूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाए कि एंगल ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आर्गुमेंट है वो θ1 प्लस θ2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों आपस में जो है जुड़ जाएंगे। और अगर मैं z1 अपॉन z2 कर दूं तो क्या आएगा, z1 अपॉन z2 बराबर r1 अपॉन r2 और θ1 माइनस θ2 डिवाइड हो रहा है ना, तो θ1 माइनस θ2। तो हम ये कह सकते हैं कि z1 अपॉन z2 का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो θ1 माइनस θ2 होता है। z1 z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, θ1 प्लस θ2, और z1 अपॉन z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, θ1 माइनस θ2। तो इससे तुरंत एक रूल आ गया। मैंने ये किया तो देखो, मैंने इसी को उठा के इसके अगले ये जो लिखा हुआ है इसी को उठा के अगले पेज पे कॉपी कर दिया है। तो z1 z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐड करने से आ जाता है। तो आर्ग्यूमेंट z1 z2 बराबर θ1 प्लस θ2, और ये सब मैंने बातें लिख करके रखी हुई हैं क्योंकि इसमें सिर्फ समझाना है, कुछ इसमें ऐसा चीज नहीं है कि जिसको मैं लिख करके बताऊं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए। और चूंकि लिखना इतना ज्यादा है कि इसको मुझे लिखना पड़ा पहले ही, ठीक है। तो z1 आज बहुत कुछ हमें सीखना है कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, और आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा इसको हमेशा रिवाइज करते रहना, क्योंकि तुम पूरे चैप्टर में पाओगे कि कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जा रही हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज को पहले अच्छी तरीके से सारा देख करके याद कर लो। और मैं इस तरह समझा रहा हूं तो कि मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में सेट होकर बैठ जाए, तुम्हें रटने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें समझ में इतना अच्छे से आ जाए कि याद करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक याद हो जाए, ठीक है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आर्गुमेंट जुड़ जाता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट z1 z2 का जो आर्गुमेंट आता है वास्तव में θ1 प्लस θ2 के बराबर आता है। तो आर्गुमेंट z1 z2 जब भी लिखना हो तो आप z1 और z2 का जो आर्गुमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देना, ठीक है। तो आर्गुमेंट z1 z2 बराबर θ1 प्लस θ2, और θ1 क्या है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, और θ2 क्या है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, दूसरा वाला देखो, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 बराबर θ1 माइनस θ2। इसके लिए क्या आया था, θ1 माइनस θ2, ठीक है। θ1 क्या है, पहले वाले का आर्गुमेंट, z1 का आर्गुमेंट, θ2 क्या है, z2 का आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 बराबर आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लो ये डायग्राम पहले दिया जाए और तुम्हें ये लिखना हो तो अब बताओ लिख लोगे ना?
z दिया हुआ और ये थीटा दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट z बराबर थीटा, r से कोई मतलब नहीं है। आर्गुमेंट जब कहा जा रहा है तो एंगल से मतलब है, बस एंगल से मतलब है, ठीक है। आर्गुमेंट कह दिया तो सिर्फ एंगल से मतलब है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो आर्गुमेंट z बराबर थीटा, ठीक है। और अगर ऐसे दिया हुआ है तो आर्गुमेंट z बराबर माइनस थीटा। ये माइनस कैसे हो गया? अरे भाई जब तुम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हो, देखो चलना है हमें यहां से, मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब या तो ऐसे जाओगे या तो ऐसे जाओगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज में आप कैलकुलेट कर रहे हो एंगल को तो माइनस में लेना, एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो एंगल को तो आप प्लस में लेना, ठीक है। तो प्लस थीटा कहां लिखना है, माइनस थीटा कहां लिखना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो आर्गुमेंट की लैंग्वेज में ये लिखेंगे, आर्गुमेंट की लैंग्वेज में ये लिखेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। अब देखो अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 बराबर थीटा। तो ये कैसे हो जाता है? एग्जामिनर के लिए तो बड़ा आसान है ऐसे लिख देना, तुम कैसे समझोगे? देखो ये पूरा एंगल अगर थीटा 1 है, भाई z1 यहां पे है, z2 यहां पे है, ये एंगल पूरा अगर थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ये जो आर्गुमेंट z1 क्या है, आर्गुमेंट z बराबर थीटा 1, आर्गुमेंट z1 बराबर क्या है, आर्गुमेंट z1 बराबर थीटा 1 और आर्गुमेंट z2 बराबर थीटा 2। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो z1 आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 बराबर क्या आ रहा है, वास्तव में थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट साइड में ये और लेफ्ट साइड में ये, और थीटा 1 में से जब थीटा 2 घटाओगे तो ये दोनों के बीच में ये एंगल थीटा निकल आएगा, ठीक है। और आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 को क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2। तो इस तरीके से आपको लिखना समझना है, ठीक है। ऐसे कैसे लिखें हम, और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचाने, ठीक है। अगर आर्गुमेंट पर तुम्हें कमांड करना है तो तुम्हें इस तरीके से लिखना समझना सब कुछ आना चाहिए। तो देखो इसमें हम लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप आर्गुमेंट के अंदर क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला, देखो एंटी क्लॉकवाइज में बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर होगा, देखो आर्गुमेंट के अंदर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कुछ दिया हुआ है तब तो इसे समझने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तब तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता, तब तो तुरंत हम लोग लिख लेते, तब तो बहुत आसान होता क्वेश्चन। तो अगर z1 अपॉन z2 या समथिंग अपॉन समथिंग दिया हुआ है तो ऊपर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो कैसे हमें लिखना होता है आर्गुमेंट के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं कहा जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऊपर और ये वाला नीचे। तो आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 बराबर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, कैसे लिखें। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक z1 दिया हुआ और एक z2 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल थीटा बन रहा है, तो z2 माइनस z1 क्या आएगा, z2 माइनस z1 जो है वास्तव में ये पैरेलल शिफ्टिंग हो जाता है। देखो जैसे अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3 + 4i और यहां पर लिखा है मान लीजिए 5 + 6i, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो क्या आता है, ये 2 + 2i, ये वास्तव में 2 + 2i यहां पर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग नॉर्मली इसको बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें से इसको घटाते हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ठीक है। जैसे वेक्टर में क्या करते हो, ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हो ना, तो उसी तरीके से यहां पर अगर ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो ये क्या आएगा, आप इसमें से इसको घटा दोगे, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा 2 + 2i, ठीक है। और ये जो 2 + 2i है ये वास्तव में यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो
तो जब आप लोग कभी भी ऐसा मतलब समथिंग में माइनस समथिंग करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जो बाद वाला माइनस के साथ लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे Z2 माइनस Z1 लिखा हुआ है तो Z1 को ओरिजिन पर आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है 2 + 9i, ठीक है, और एक पॉइंट है यहां पर 3 + 10i, ठीक है। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रहे हो, ये 2 + 9 बहुत ऊपर है, ये 3 + 10i। आप इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस और 1i, ठीक है। ये 1 + i, 1 + 1i ना लिख करके मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 + i। ये 1 + i वास्तव में यहां पर है, ध्यान दो, ये 1 + i यहां पर है, वहां पर नहीं है। वो तो दिखाने के लिए ऐसे बस दिखाते हैं। जब कभी आप ऐसे समथिंग माइनस समथिंग करते हो ना, ये Z1 है और ये Z2 है, और आपने Z2 माइनस Z1 कर दिया, तो इस Z1 को हम ओरिजिन पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट A है ना, इसको ओरिजिन पर पकड़ के ले आते हैं, तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। जब ये माइनस ये होता है तो ये वास्तव में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट ही आ रहा होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर Z1 यहां पर है, Z2 यहां पर है, तो Z2 माइनस Z1 वास्तव में यहां पर आ गया। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। तो Z2 माइनस Z1 ये आ गया, तो आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1 बराबर थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1 बराबर थीटा। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में शिफ्ट हो जाता है, यहां पर ओरिजिन पर आ जाता है। ठीक है, ये जो Z1 पॉइंट है ये ओरिजिन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस खाली लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है इसका मतलब तुम समझोगे तभी तो आगे वाली चीजें समझोगे। तो आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस Z1 बराबर थीटा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं अब क्या है। देखो, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, Z1, Z2 और ये Z3। ठीक है, और ये जो बीच वाला एंगल है ये थीटा दिया हुआ है, जैसा डायग्राम में बना हुआ है वैसा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने दिया हुआ है। तो तुम इसे आर्गुमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? ठीक है, ये कैसे समझोगे? ये ऐसे ही लिखना है। अगर यही समझ लो तभी तो तुम्हें आर्गुमेंट पर कमांड होगा, तभी तो तुम बात की चीजों को समझ पाओगे। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या लिखा है, Z3 माइनस Z1, एंड और ये कोई ओरिजिन तो है नहीं कि डायरेक्टली ये अपॉन ये कर दोगे। अगर ये ओरिजिन नहीं है तो आप क्या करोगे, Z3 माइनस Z1। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला, तो बाद वाला कौन है, ये है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला क्या है, ये इधर है ना, तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन और ये Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर थीटा। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, बाहर आर्ग्यूमेंट लिखो, अंदर एंटी क्लॉकवाइज बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया? चलो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो इस तरीके से कोई सिचुएशन है, अब कैसे लिखोगे? तो अब देखो Z1, Z2, Z3, Z4 है, और इन Z1 को Z2 से मिलाया गया, Z3 को Z4 से मिलाया गया, और ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है। तो अगर मैं θ1 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, बार बार वही याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहले वाला। अगर ये याद रखोगे ना तो हर चीज से बच जाओगे, हर टेंशन से दूर हो जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहले वाला। अब ये नहीं कि यहां पे Z1, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, बस आपको दिस अपॉन दिस कर देना है। ठीक है, तो Z4 माइनस Z3 ये ऊपर रखना है, और Z2 माइनस Z1 इसको नीचे कर रखना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है बाद वाला, और इसमें से कोई भी दूसरा माइनस कर दो। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ एंगल से मतलब है ना, जब तुम्हें सिर्फ एंगल से मतलब है तो आपको बस इससे मतलब है। तो इसमें Z4 माइनस चाहे यहां का दिया रहता, चाहे यहां का दिया रहता, चाहे यहां का दिया रहता, तुम्हें तो डायरेक्शन से मतलब है ना। तो Z4 माइनस Z3 इस डायरेक्शन वाले एंगल से ये वाले डायरेक्शन का एंगल जब घटाओगे तो बीच का एंगल आ जाएगा। तो आर्गुमेंट Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर θ1। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे लिखना है? ठीक है, तो आर्गुमेंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, और अगर बाद में जो है मतलब ये ओरिजिन ना दिया हुआ हो तो आप इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ के माइनस कर दो, उसको ऊपर लिख दो, और इधर भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लेफ्ट साइड में जैसे डायग्राम में दिख रहा है लेकर के इसमें से वो माइनस करके नीचे लिख दो। ठीक है, ऐसे मान लो θ2 लिखना हो तो कैसे लिखोगे,
थीटा 2। अब देखो दिस अपॉन एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये जो है इधर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, तो क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 अपॉन क्या, Z4 माइनस Z3, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, ठीक है, बाद वाला अपॉन पहला वाला, तो Z1 माइनस Z2 ऊपर, ठीक है, और इधर Z4 माइनस Z3, ठीक है। यहां पे देखो ऐसे Z1 माइनस Z2 ऊपर और Z4 माइनस Z3 नीचे, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से लिखना और इसकी वैल्यू थीटा 2 के बराबर, क्लियर। तो ये यही चीज तुम्हें समझाना था मुझे। और अब किसी ट्रायंगल के बारे में तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 कैसे लिखें, थीटा 3 कैसे लिखें, तो बड़े आसानी से अब तुम लिख सकते हो। चलो अब तुम बताओ आर्गुमेंट के अंदर क्या लिख दें कि ये थीटा 1 हो जाए, क्या लिख दें कि ये थीटा 2 हो जाए, और आर्गुमेंट के अंदर क्या लिख दें, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। चलो बताओ क्या लिखें। थीटा 1 के लिए क्या लिखना चाहिए, क्या देखो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, ये समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, तो ठीक है, Z2 माइनस Z1, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो अब यहां बताओ क्या लिखें, थीटा 2। तो अब देखो, अब इसे जो है इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा देंगे, ठीक है। अब बताओ थीटा 2 के लिए कैसे लिखें, सोचो। एंटी क्लॉकवाइज में, अब देखो इधर ऐसे समझो, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, बाद वाला अपॉन पहला वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, ठीक है, थीटा 2 के लिए। तो यहां पे लिखेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये जो रुका हुआ पॉइंट होता है ना, ये माइनस के साथ जाता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बराबर थीटा 2, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब उधर बताओ क्या लिखें, ये थीटा 3 के लिए क्या होना चाहिए। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज में बाद कौन है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद में कौन आ रहा है, ये आ रहा ना, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, तो मतलब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, और ये क्या है Z2 माइनस Z3, ये क्या है Z1 माइनस Z3, ठीक है। तो बस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर कैसे गणित खेलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज से बाद वाला अपॉन पहला वाला, बाद वाला अपॉन पहला वाला, ठीक है। इतनी बार मैं बोल चुका हूं बाद वाला अपॉन पहला वाला कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला अपॉन पहला वाला, ठीक है, दिमाग बैठ गया, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं क्या है। अब अगर आर्ग्यूमेंट Z बराबर थीटा दिया हुआ है तो हम लोग जनरल तरीके से ये लिख सकते हैं, इसको मैं बता चुका हूं, फिर भी बता के आगे बढ़ रहा हूं। कभी आर्गुमेंट Z बराबर थीटा दिया हुआ है तो Z बराबर R इंटू ई की पावर आई थीटा लिख देना, समझ में आ रही बात। जैसे देखो Z जैसे दिया हुआ आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 बराबर मान लीजिए π/6 दिया हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे, Z माइनस Z1 बराबर मॉड Z माइनस Z1, यही आ रहे हैं, ई टू द पावर आई π/6। कभी तुम्हें आर्गुमेंट का साइन गायब करना हो तो तुरंत इस तरीके से आप गायब कर देना, ठीक है। अरे भाई ये जो लिखा हुआ है ना Z माइनस Z1 बराबर R इंटू ई की पावर आई π/6, ऐसे ये R क्या है, ये इसी का मॉडुलस है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं R बराबर मॉड Z, ठीक है, इसके लिए। तो जब कभी आर्गुमेंट Z बराबर थीटा दे रखा हो तो आप Z बराबर R इंटू ई की पावर आई थीटा तुरंत कर देना, ठीक है। और ये जो R है ये वास्तव में मॉड Z के बराबर है, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जब यूज होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, जब किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं तुम्हें इसी को अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना जान लो, अगर थीटा दिया हुआ है, आर्गुमेंट Z बराबर थीटा दिया हुआ है तो तुरंत हम जो है Z बराबर R इंटू ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे क्या क्या करना पड़ता है और भी है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा टेक्निकल होगा ना,
तो कैसे फिर आगे बढ़ाते हैं वो तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन आ जाएगा तब। चलो फिलहाल अब देखो कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। अब कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में पहले तो तुम ये जानते ही हो कि z बराबर x प्लस आई वाई है, तो उसका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z बार बराबर x माइनस आई वाई होता है। ये तो जानते हो, पिछली क्लास में मैंने बताया था। और वैसे भी तुम्हें पता ही होगा z बराबर x प्लस आई वाई, तो z बार बराबर x माइनस आई वाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2x आएगा, y वाला टर्म कट जाएगा, राइट वाला टर्म कट जाएगा, और z प्लस जेड बार अपॉन 2 बराबर x आ जाएगा। और x को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर x बराबर z प्लस जेड बार बाई 2, ठीक है। ये बहुत यूज होगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है। और z माइनस जेड बार जब कर दोगे तो x वाला जो टर्म है, लेफ्ट वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, और ये 2iy आ जाता है, तो y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन 2i हो जाता है। तो जब कभी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना हो तो उसको z माइनस जेड बार अपॉन 2i लिख के काम चलाना। तो बच्चों कभी भी रियल z का यूज हो तो आप लोग z प्लस जेड बार अपॉन 2 का यूज कर देना, और इमेजिनरी z का यूज हो तो आप लोग z माइनस जेड बार अपॉन 2i का यूज कर देना, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला और दूसरा समझ में आ ही गया तुम्हें। अब तीसरा देखो, z1 प्लस z2 पर होल बार बराबर z1 बार प्लस z2 बार। ये तुम बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हो एनालिटिकली। z1 बराबर x1 प्लस आई वाई 1 मान लो, z2 बराबर x2 प्लस आई वाई 2 मान लो, ठीक है। z1 प्लस z2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद बार साइन का यूज करोगे तो जो आएगा वो z1 बार प्लस z2 बार के बराबर होगा। ये बड़े आसानी से z1 बराबर x1 प्लस आई वाई 1 और z2 बराबर x2 प्लस आई वाई 2 मान के तुम कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि z1 प्लस z2 होल बार बराबर z1 बार प्लस z2 बार। ये जो बार साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको तुम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हो। देखो जैसे मान लीजिए z1 ये है, ठीक है, और z2 ये है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वास्तव में z1 प्लस z2 है, ठीक है। तो z1 प्लस z2 बराबर z1 प्लस z2, ये वेक्टर रूल से, ठीक है। तो z1 बार कहां होगा, यहां पर होगा, तो ये हो गया z1 बार, और z2 बार कहां पर होगा, यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि जब बार साइन लगाते हो तो तुम्हें मिरर इमेज लेना पड़ता है रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जब कभी बार साइन लगेगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो बार साइन लगाने पर रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज वाला रूल चलने लगता है। तो z1 बार नीचे आ गया, z2 बार नीचे आ गया, ठीक है। और अगर इन दोनों को तुम जोड़ दो वेक्टर रूल से तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें और इसमें देखो जरा क्या संबंध है। इन दोनों में मिरर इमेज वाला ही संबंध है। रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज ये है, तो इस पर जब बार साइन लगा दोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। देखो z1 बार करोगे तो नीचे आ जाओगे, z2 बार करोगे तो नीचे आ जाओगे। तो इन दोनों को मिला करके ये पॉइंट मिल रहा है, तो इन दोनों को मिला के ये पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो z1 प्लस z2 पर होल बार बराबर दिस, करेक्ट। इस तरीके से हम ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं। हाँ, किस तरह से हम इसको जो है ग्राफ बना करके दिखा सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला देखो z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, इस पर होल बार बराबर नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिला कहने का मतलब जब कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में जुड़े होते हैं और सब पर जो है बार साइन लगाया जाता है कॉन्जुगेट वाला, तो ये जो बार साइन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बार साइन, ठीक है। इसके आगे देखो, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद बार साइन लगा दे तो भी ये जो बार साइन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो कॉन्जुगेट वाला जो साइन है ना, ये गजब का डिस्ट्रीब्यूट होता है। मॉडुलस और जो है कोई और नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। ये जो बार साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट बहुत तेजी से होता है। तो z1 z2 पर होल बार बराबर z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है। z1 z2 z3 पर होल बार बराबर z1 बार z2 बार z3 बार, ठीक है।
ऐसे ही n कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाए, उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो सब अलग अलग जो है कॉन्जुगेट्स जितने आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करोगे बराबर होगा। तो यहां पे भी बार साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो जाए, z z z z z ऐसे 5 बार हो जाए तो यही तो आएगा। ध्यान दो, अगर मैं 5 बार ले लेता हूं, ठीक है, तो z की पावर 5 पर बार बराबर z बार की पावर 5 ऐसा ले सकता हूं ना, ठीक है। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना। तो z पावर n, z को n बार मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर बार साइन लगा दो, तो बार लगा के n बार मल्टीप्लाई कर दो, बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। और अगर तुम कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट लेते हो तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक फंक्शन बना लें z का, w बराबर fz लिख दें, तो w बार बराबर fz बार हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो w बराबर z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z है, लेट सपोज दैट, तो w बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z पर होल बार। देखो सही है भाई, अगर w बराबर ये है, ठीक है, तो w बार बराबर ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो बार साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ध्यान दो, ठीक है। ये कैसे हुआ, जानते हो ना, z1 प्लस z2 प्लस z3 पर होल बार बराबर z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। जैसे बात है, z क्यूब भी तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, z स्क्वायर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं z बार का क्यूब और z बार का स्क्वायर प्लस z बार, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, w बार बराबर ये। अब इन दोनों का संबंध देखो आपस में, अगर w बराबर fz है तो w बार बराबर fz बार। जहां जहां z है वहां वहां z बार लगा दो, सब कुछ सेम रहेगा, क्लियर। तो इसीलिए तुम्हारे सामने ये रूल बना के लिख दिया गया कि अगर w बराबर fz है तो w बार बराबर fz बार हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने ये तुम्हें एग्जांपल दिया। अच्छा, इसके बाद देखो, इसे जरा याद करो, ये बड़ा मजेदार है, बहुत यूज होता है। मॉड z बराबर मॉड z बार, ये कैसे, देखो बच्चों, अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बोलो सही है। अच्छा, मॉड z ये होगा। अच्छा, और अगर z बार कितना हो जाता है, x माइनस आई वाई, ठीक है। अच्छा, अब z बार का जो मॉड होगा तो वो अंडर रूट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये कितना जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम ध्यान दो, ये और ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो मॉड z और मॉड z बार आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जनरली इतना ही लिख करके छोड़ दिया जाता है किताब वगैरह में, मैंने कुछ बातें और लिख दी हैं, उसको भी जान लो। अगर तुम z में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, z में i से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और z अपॉन i कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत मजेदार बात है, इसको मैं समझा भी देता हूं तुम्हें। देखो, जैसे z बराबर 3 प्लस 4i है तो zi कितना हो जाएगा, 3i माइनस 4 हो जाएगा। ध्यान दो, मतलब zi बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3i। अब इन मॉड z बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहां पे देखो मॉड zi कितना आएगा, अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का ही स्क्वायर होता है, प्लस 3 स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, i से डिवाइड कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड के अंदर, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको अच्छे से याद रखो, ठीक है। और इसकी तो बात ही नहीं है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, z बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज होता है ये एग्जाम में, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। z बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर, ये कैसे अब सीखोगे, समझोगे। देखो, अब मैं इसको तुम्हें इधर समझा देता हूं। देखो, z बराबर अगर मान लीजिए x प्लस आई वाई है तो z बार बराबर x माइनस आई वाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो कि मॉड z का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का होल स्क्वायर, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का होल स्क्वायर, और इसमें तो कोई दम ही नहीं है, Z1 Z2 का होल मॉड बराबर Z1 मॉड Z2 मॉड, मॉड साइन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। Z1 Z2 Z3 पर होल मॉड बराबर Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड, और ये वाला भी देखो, जब मॉड साइन मल्टीप्लीकेशन के बाद जब मॉड साइन लगता है तो सबका अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आता है, ठीक है। और अगर मान लो Z Z ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएं, तो जैसे देखो Z Z Z Z Z 5 बार कर दो, ये कितना आ जाएगा, मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड, ठीक है। मतलब Z पावर 5 पर मॉड बराबर मॉड जेड की पावर 5, ठीक है। तो ये भी तुम समझ सकते हो। तो Z पावर n पे मॉड बराबर मॉड Z पावर n। आज मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं और इन्हें तुम लोग नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो कहीं पर कुछ भी अब प्रॉपर्टी यूज होगा तो वो आज हमारे इस लेक्चर से ही आ जाएगा, ठीक है। तो Z पावर n मॉड बराबर मॉड Z पावर n, ठीक है। और Z1 अपॉन Z2 बराबर मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ठीक है। इसमें भी इसको भी याद रखना, ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करा लेता है, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 पर होल मॉड बराबर Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉड में कुछ लेस ग्रेटर संबंधित कुछ घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं को अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी घटना है भाई, ये क्या लिखा हुआ है। रियल जेड मॉड जेड माइनस मॉड जेड के बीच में होता है, ये कैसे। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, x बड़ा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बड़ा है। जाहिर सी बात है, दोनों अगर x पॉजिटिव होगा तो दोनों बराबर होंगे, और x नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। कुल मिला के उधर वाला तो पक्का बड़ा है या बराबर है। और अगर इसमें मैं कुछ जोड़ दे रहा हूं तो पक्की बात है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लगा दूं तो कोई दिक्कत, किसी भी रियल नंबर x के लिए ये बात ट्रू है। तुम x और y कोई भी रियल नंबर लेके रख के देख लो, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। और ये अगर इससे बड़ा है तो उसका माइनस कर देंगे तो इससे छोटा ही तो हो जाएगा। अरे भाई 5 जो है वो अगर 7 से छोटा है तो जाहिर सी बात है -7 से बड़ा भी तो होगा। समझ आ रही बात। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल नहीं लेस तो है ना, दोनों में से एक कोई सही हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये आप जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये ट्रू है तो यही चीज तो लिखा हुआ है, ध्यान दो यही चीज तो लिखा हुआ है। कौन सी बड़ी बात लिखी हुई है यार, ये मॉड जेड है, z बराबर x प्लस आई वाई, तो ये मॉड जेड ही तो है। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, ये क्या है माइनस मॉड जेड है। और ऐसे ही y की वैल्यू भी वही सेम रूल, जैसे x के लिए रूल वैसे ही y के लिए रूल, ये भी सही हो गया। तो बच्चों ये दोनों याद हो गया कि नहीं, याद करो जल्दी से, याद करके दिखाओ। रियल z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z ग्रेटर और इक्वल टू माइनस मॉड z। और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z एंड ग्रेटर और इक्वल टू माइनस मॉड z। याद करो जल्दी से, याद करो तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। याद हो गया, चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ट्रायंगल के रूल्स देख लिए जाएं। ये रूल याद कर लो और इसको समझाने का तरीका अभी समझा देता हूं। Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके मॉड निकालते हो और दोनों के अलग अलग मॉड निकाल के ऐड कर दो तो ये हमेशा इससे ज्यादा होता है। याद करो, Z1 प्लस Z2 होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, समझाने का तरीका क्या है। एक ट्रायंगल में अगर मान लीजिए दो साइड्स हैं, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये Z2 से, ठीक है। तो और जाहिर सी बात है ये Z1 प्लस Z2 ही होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से हमेशा स्मॉलर होता है, ठीक है। दो साइड का सम कर लो तो पक्की बात है तीसरे वाले साइड से ज्यादा होगा अगर ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्वल भी होता है, इक्वल कब होता है जब Z1 Z2 एक लाइन में आ जाए। फिलहाल Z1 प्लस Z2 पर होल मॉड अगर लिखा हुआ है दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है।
और अगर मान लीजिए Z1 और Z2 एक लाइन में आ जाए, लेट्स सपोज दैट Z1 Z2 एक लाइन में आ जाए, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में ये पूरा Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 पर होल मॉड कर दिया जाए तो ये दूरी इन दोनों दूरियों के सम के बराबर, ठीक है, उस समय ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मॉड का मतलब दूरी निकालना। तो अगर Z1 और Z2 एक लाइन में आ जाए तो Z1 प्लस Z2 पर होल मॉड बराबर Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल है, एग्जैक्टली ट्रायंगल है, तब तो ये होगा, ठीक है। इन दोनों के पैरेलल हो जाने की उम्मीद नहीं है, तब ये होगा। और अगर मान लो Z1 Z2 पैरेलल हो जाए, ठीक है, ओवरलैपिंग सिचुएशन हो जाए तो बराबर भी हो जाता है, ठीक है। तो जो है लेस देन और इक्वल टू, जब हम लिख दे रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू, तो ये बात हमेशा सही रहेगी। तो Z1 प्लस Z2 पर होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ट्रायंगल है तो लेस, और अगर इस एकदम एक लाइन में आ जाए तो इक्वल। तो ओवरऑल हम क्या लिख देते हैं, Z1 प्लस Z2 पर होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है। और ये चीज मैंने आगे समझा रखी है ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए बी और बी सी मतलब Z1 और Z2 पैरेलल ही हो जाएं, ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 यहां से यहां तक ये क्या है, जाहिर सी बात है ये Z1 प्लस Z2 ही है। तो ये दूरी इन दोनों दूरियों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया, मान लो एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि Z1 और Z2 पैरेलल है, ठीक है। चलो आगे। अब देखो, अगर ये मैंने Z1 यहां बनाया, Z2 यहां बनाया, तो माइनस Z2 इसके पीछे आ जाएगा। भाई अगर Z1 ये है, Z2 ये है, तो माइनस Z2 जस्ट अपोजिट, Z2 उधर जा रहा है तो माइनस Z2 इधर आएगा, ठीक है। और ये इसमें क्या लिखा हुआ है, Z1 माइनस Z2 का होल मॉड, जब माइनस करते हैं तो ये ग्रेटर हो जाता है, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है, Z1 ये है, Z2 ये है, तो माइनस Z2 इधर हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होता है। फिर से बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एनी साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, अदर टू साइड्स। तो Z1 माइनस Z2 क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला वेक्टर आएगा। और जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसको वेक्टर जैसा बना करके सोच करके डील किया जा सकता है प्लस माइनस वगैरह में। तो Z1 और प्लस माइनस Z2, ठीक है। तो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये वाला साइड मिलेगा, Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 प्लस माइनस Z2, तब ये मिलेगा। तो ये Z1 माइनस Z2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस साइड इज ग्रेटर देन, और जब साइड कह दिया तो इसकी लेंथ की बात हो रही है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। तो मॉड Z1 माइनस ऑफ मॉड Z2 का मॉड, ठीक है। ये लेंथ मतलब माइनस Z2 का मॉड, ठीक है। और चूंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो ठीक है, मॉड साइन लगा दिया यहां पर, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2, और ये जो मॉड के अंदर माइनस का कोई महत्व नहीं है, माइनस को हटाया जा सकता है, प्रॉपर्टी मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है, कि मॉड Z माइनस मॉड Z के बराबर होता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ये माइनस Z के मॉड के बराबर होता है। तो माइनस Z2 को Z2 लिख दिया मॉड के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया कि जो है एनी साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, ठीक है। और इक्वल तब हो जाएगा जब Z1 Z2 ये फिर से वही पैरेलल वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो ठीक है। तो फिलहाल ये समझ में आ गया, Z1 माइनस Z2 का होल मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज और इसमें चलो पैरेलल करके बता देता हूं। मान लो ये Z1 है और ये मान लो Z2 है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 कितना जाएगा, इसमें से आप घटा दोगे तो ये Z1 माइनस Z2, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो Z1 यहां तक गया, Z माइनस Z2 ये आया, तो Z1 और ये क्या हो गया माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 ये हो गया। तो ये लेंथ बराबर पूरा लेंथ माइनस ये लेंथ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो जाए दिस बराबर मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड, तो तुरंत समझ लीजिएगा
कि Z1 और Z2 दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपको आना चाहिए। तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आपको मॉड का स्क्वायर करना हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार। अभी मैंने आपको बताया था ना, जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो मॉड करके जब स्क्वायर किया जाता है तो ये वाला रूल लगाइएगा। तो दिस मॉड स्क्वायर, तो Z1 प्लस Z2 को एक तरफ लिखो, Z1 प्लस Z2 का होल बार दूसरी साइड में लिखो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Z1 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। ये बहुत यूज होता है, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर्टी में लिख दिया, ठीक है। और Z1 Z1 बार बराबर मॉड Z1 स्क्वायर, Z2 Z2 बार बराबर मॉड Z2 स्क्वायर, और बाकी वो ऐसे ही, ठीक है। और अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो जैसे तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हो वैसे कर लेना, ठीक है। तो होल स्क्वायर और मॉड के स्क्वायर में अंतर है, और जबकि वेक्टर में इन दोनों में अंतर नहीं है, इसीलिए यहां पे लिखना पड़ा। वेक्टर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी मॉड का स्क्वायर होता है। वेक्टर में ये होता है, ध्यान रहे। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इन दोनों में अंतर है। तो इसीलिए मैंने ये यहां पे तुम लोगों को बताया, वेक्टर में ऐसा चूंकि होता है कि ये दोनों को बराबर समझ लिया जाता है, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलो ये याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और रही बात ई पावर आई थीटा की, इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहते हैं। इसका जो मॉडुलस होता है वो अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। तो ई की पावर आई थीटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। आर्गुमेंट जरा थीटा, तो z आर इंटू ई की पावर आई थीटा। इसको मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, ये वाला जो प्रॉपर्टी होगी बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इतना समझ में आ गया, सारी प्रॉपर्टीज मैंने तुम लोगों को बताई। अब इसी को आप लोग नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेना, और यही जो मैंने आपको बताया है यही सब बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में यूज देख लेते हैं। If three complex numbers are satisfying this mod Z1 बराबर mod Z2 बराबर mod Z3 बराबर 1, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो Z1 Z2 Z3 तीनों यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे बच्चों, अब बताओ इसको कैसे प्रूफ किया जाए। देखो, जब कभी मॉडुलस का कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो आप लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया करो, ठीक है। अब यहां पर देखो Z1 बार बराबर मॉड Z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे मॉड Z1 बराबर 1 दिया हुआ है ना, मॉड Z1 बराबर 1, मॉड Z2 बराबर 1, मॉड Z3 बराबर 1। तो अगर मैं Z1 बार बराबर मॉड Z1 स्क्वायर कर दूं तो Z1 बार बराबर, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बराबर 1 ही तो हो जाएगा। Z1 बार बराबर मॉड Z का होल स्क्वायर था और मॉड Z की वैल्यू 1 दिए रखी हो, ठीक है, मॉड Z1 बराबर 1 दे रखा हो तो Z1 बार बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से कितना जाएगा, 1/Z1 बराबर Z1 बार। ध्यान दो, 1/Z1 बराबर Z1 बार, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मॉड Z1 बराबर 1 दिया हुआ तो Z1 बार बराबर 1, ठीक है, और 1/Z1 बराबर Z1 बार। इसी तरीके से 1/Z2 बराबर Z2 बार, इसी तरीके से 1/Z3 बराबर Z3 बार, ठीक है। और फिर अब हम लोग इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो यहां पर जो है 1/Z बराबर Z1 बार आया है, इसी तरीके से ये आ जाएगा। इसको मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। 1/Z1 बराबर Z1 बार, 1/Z2 बराबर Z2 बार और 1/Z3 बराबर Z3 बार। तो ये जो LHS लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको भी ध्यान मत दो, तुम बताओ ऐसा लिख सकते हो। भाई आपको पता है ना, मॉड Z1 बराबर 1 है तो Z1 बार बराबर मॉड Z1 स्क्वायर, ये 1 हो गया तो 1/Z1 बराबर Z1 बार, ठीक है। तो जब इनका यूज हमने इसमें किया LHS में, तो ये Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार हो गया। इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी से। और मॉड के अंदर बार का कोई यूज नहीं है, मॉड Z बार बराबर मॉड Z होता है, ये बता चुका हूं तुम्हें, है ना।
तो बार साइन का कोई मतलब नहीं है, मॉड के अंदर हटा दिया, ये आ गया और यही RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो फटाफट ऐसी प्रॉपर्टीज आपको लगानी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो प्लस माइनस संबंध मैंने जितना बताया उन सबको अच्छी तरह याद रखो, है ना, जितना प्रॉपर्टी मैंने बताया। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन, अब इफ x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई वी अपॉन यू, ये जो करा रहा हूं ये सिंपली इसलिए ना कि तुम लोग प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और अभी जब क्वेश्चन आएंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, ठीक है, आप लोग पहले प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से याद करके रखिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब जो है रोटेशन फार्मूला सीखना है, ज्योमेट्री में घुसना है, आर्गुमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, यही सब समझाना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और आर्गुमेंट जो आज मैंने बताया उसको बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, और बार बार रिवाइज करते रहा करो ताकि कभी भी मैं यूज करूं तुरंत समझ में आ जाए। अब देखो x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई वी अपॉन यू माइनस आई वी दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ मॉड ले लो। अगर दोनों तरफ मॉड ले लें तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हाँ, u माइनस आई वी, ये तो प्रॉपर्टी पड़ा ही था। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट, अब यहां पर देखो ध्यान से, u प्लस आई वी अपॉन यू माइनस आई वी, समझ में आ रही बात। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, समझ में आ रही बात। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये, अब दो तरफ स्क्वायर कर दो तो वैसे भी ये तो कट जा रहा है ना, ये तो कट जा रहा है, और स्क्वायर कर दो तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। और यहां पे सीधा सीधा प्रॉपर्टी यूज कर दिया, दोनों तरफ मॉड साइन लगा दिया और यहां पे मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने पढ़ा था ना अभी, मॉड z1 अपॉन z2 बराबर मॉड z1 अपॉन मॉड z2, अभी पढ़ा था ना, तो वही तो यूज किया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये बराबर ये दिया हुआ, उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। अब फिर से वही एक्स स्क्वायर नहीं, यहां पर एक्स प्लस आई वाई का हाँ होल स्क्वायर बराबर ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, कोई भी कर लेगा इससे। ठीक है, अब इसके बाद भाई मॉड लेना है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसका मॉड ले लिया। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करके मॉड ले लिया बराबर मॉड ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। चलो अच्छी बात है, हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हमें मॉड लेना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई मॉड का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। अब इसके बाद तुम आइडिया आराम से लगा सकते हो क्या आंसर आएगा, देखो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया, देखो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देख रहे हो। और क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस लगवाए जा सकते हैं, पर अभी जो सबसे बड़ी नीड है वो ये है कि आप लोगों को जो आज बताया गया है वो अच्छी तरीके से पहले याद हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने जितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, आर्गुमेंट को कैसे लिखा जाता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो है इसमें ज्योमेट्री में घुसने जा रहे हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री या तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या तो मैं रूट्स निकालना पहले सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में से क्या मैं डिसाइड करता हूं, क्या मेरा मन करता है। ठीक है, तो होना तो सभी कुछ है। हाँ, अगर मान लो मैं ज्योमेट्री में घुसता हूं तो पहले पूरी ज्योमेट्री खत्म करके आएंगे, तब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर मैं रूट्स स्टार्ट कर दूंगा तो अगली क्लास में पहले रूट्स खत्म कर दूंगा, तब मैं ज्योमेट्री में आऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।